नमस्कार, मैं रवीश कुमार। नकालों से सावधान। अगर किसी सामान या दुकान पर न लिखा हो तो लगता नहीं कि वो असली है और आप भारत में हैं। साबुन सर्फ के नकली ब्रांड तो छोड़ दीजिए, नकली आईएएस और नकली आईपीएस तक पकड़े जाते हैं। फिल्म वालों से पूछिए, जितनी सिनेमा हॉल में नहीं चलती फिल्में, उससे अधिक नकली सीडी के जरिए चल जाती है। हमारे मुल्क में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो नहीं होते हुए भी वहीं होते हैं जहां नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि लोग इम्तहानों में भी दूसरे के बदले पर्चा लिखाते हैं। मेडिकल प्रवेश परीक्षा का व्यापक घोटाला मध्य प्रदेश का में इसी तरह की बात सामने आई थी। आपको अगर बुरा ना लगे तो हर कलाकार का डुप्लीकेट भी होता है। अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, संजय दत्त के भी डुप्लीकेट होते हैं। सचिन तेंदुलकर का भी एक डुप्लीकेट होता था। प्रधानमंत्री मोदी के भी एक डुप्लीकेट हुआ करते थे, निकल आए थे, जो आजकल कहाँ हैं और किन हालात में हैं मुझे ज्ञात नहीं। 2014 के चुनाव में डुप्लीकेट मोदी जी खूब दिखते थे, उनका खूब इंटरव्यू होता था। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे स्वस्थ हों। मुन्ना भाई एमबीबीएस भी ऐसी एक फिल्म थी जहां फर्जी डॉक्टर झप्पियों से इलाज करता था और असली दर्शक वाकई उसे देखकर खुश होते थे। 2015 में बिहार में 1400 शिक्षकों को फर्जी डिग्री के कारण इस्तीफा देना पड़ा था, यानी टीचर भी फर्जी मिल सकते हैं भारत में। मुंबई यूनिवर्सिटी ने एक बार बताया 2015 या 16 में कि जब कंपनियां डिग्री की वेरिफिकेशन के लिए भेजती हैं तो हर साल 300 फेक डिग्री निकलती है। 3 साल में यूनिवर्सिटी ने 904 फेक डिग्री पकड़ी है। आज ही एम्स और सफदरजंग अस्पताल में दिल्ली के फर्जी डॉक्टरों का एक गिरोह पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह 6 साल से फर्जी कार्ड और लेटरहेड के सहारे काम कर रहा था। पैसे लेकर मरीजों को भर्ती करा देता था। मगर कोई डॉक्टर फर्जी कैसे हो सकता है? ये फर्जी डॉक्टर क्या होता होगा? क्या इसे भी दवा लिखने आती होगी? इंजेक्शन से लेकर ऑपरेशन तक आता होगा? हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने रिपोर्ट फाइल की है कि एक डॉक्टर गिरफ्तार हुआ है जो पैसे लेकर मरीजों की भर्ती करता था। इसने अपनी फेसबुक और ट्विटर, जिसे सामाजिक क्रांति आनी है, उस पर इसे अपनी प्रोफाइल में डॉक्टर लिखा था। मां का इलाज कराने एम्स आया, तभी डॉक्टरों को देखकर डॉक्टर बनने की चाहत पाल ली। 10वीं पास होने के कारण अविनाश ने बिल्कुल देरी नहीं की और तुरंत नकली डॉक्टर बन गया और बलविंदर नाम रख लिया। एम्स के डॉक्टर भी हैरान है कि उनके बीच नकली डॉक्टर कहां से घूम रहा है। हलक से पानी नहीं उतरा जब असली डॉक्टरों ने इनसे सवाल जवाब किया। यही अच्छी बात रही कि इन्होंने तुरंत मान लिया कि वे एक फर्जी डॉक्टर हैं। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में कितने सब्जेक्ट होते हैं? टेंशन हो गया दोबारा? पानी भी मिलेगा, लेकिन ये हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं? हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं? पानी पिला दो डॉक्टर साहब, फिबुला कहाँ होती है? ये फिबुला होती है। बहुत बढ़िया। ये क्लेविकल होती है। हाँ, प्रोफेसर साहब, बच्चों को क्या पढ़ाओगे? चलिए, अच्छा है। जॉली एलएलबी नाम की फिल्म तो आपने देखी ही होगी। बार काउंसिल का दावा है कि देश में 45% फर्जी वकील हैं। चीफ जस्टिस जेएस केहर भी सुनकर हैरान रह गए। फर्जी वकील अदालत में कैसे आ जाते होंगे? कहीं वे असली वकीलों के सहारे तो अपना धंधा नहीं चलाते? क्या अदालतें वकालतनामा दायर करते वक्त वकील का लाइसेंस नंबर वगैरह नहीं देखती होंगी? हालांकि तस्वीर में जो वकील दिख रहे हैं वो तो असली ही होंगे, क्योंकि यह बताना जरूरी है कि हम ये तस्वीर संदर्भ यानी रेफरेंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम इसके जरिए नकली वकीलों की बात कर सके। मगर आप दर्शकों से आग्रह है कि तस्वीर में दिख रहे वकीलों को किसी भी तरीके से नकली ना समझे। पता चला है कि हाईकोर्ट तक में नकली वकील प्रैक्टिस करते हुए पाए गए हैं। नकली में भी 2 प्रकार के नकली होते होंगे, एक की डिग्री फर्जी तो दूसरा बिना डिग्री लिए ही वकालत कर रहा होगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चीफ मनन मिश्रा का कहना है कि वेरिफिकेशन के दौरान 55-60% वकील ही असली मिले। 2012 में जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चुनाव हुए तो 14 लाख वकील मतदाता थे, लेकिन जांच के बाद 6.5 लाख ही बस पाए गए हैं असली। 8 लाख के करीब वकील नकली पाए गए हैं इस तरह से, जिनकी डिग्री का वेरिफिकेशन नहीं मिला। वो इस वक्त क्या कर रहे होंगे भगवान जाने, असली काम कर रहे होंगे या फिर कहीं और नकली काम करने लग गए होंगे। सुनकर डर भी लग रहा है। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर की घटना तो आपको याद होगी। उनकी वकालत की डिग्री फर्जी पाई गई। एक वकील ने उनके खिलाफ केस कर दिया। जांच हुई तो पता चला कि असली वकील नहीं है, जबकि तोमर साहब कानून मंत्री भी बन गए। गनीमत है कि जज नहीं बने। यह तस्वीर पुरानी है। इसे देखकर तोमर साहब कितनी आहें भरते होंगे कि डिग्री फर्जी ना होती तो आज दिल्ली के कानून मंत्री होते। फर्जी डिग्री के साथ यही खतरा होता है, जब पकड़ी जाती है तो असलियत बाहर आ जाती है। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने जब इसकी जांच शुरू की तो वही हुआ जिसका अंदेशा था। मगर जब जांच शुरू हुई तो दिल्ली बार काउंसिल में वकीलों के बीच विरोध हो गया। कई वकील जांच का विरोध करने लगे, शायद अपने लिए डर रहे होंगे। नतीजा तोमर साहब को इस्तीफा देना पड़ा, जेल भी गए। अब वे कानून मंत्री नहीं है। तोमर मामले की जांच में कितनी तेजी दिखाई गई, उतनी तेजी अन्य मामले में नजर नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी और उनके कैबिनेट सहयोगी स्मृति ईरानी की डिग्री को लेकर अभी तक विवाद चल ही रहा है। हाल ही में सूचना आयोग के जिस आयुक्त ने दिल्ली विश्वविद्यालय को निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री की डिग्री दिखाने में कोई हर्ज नहीं,
तो उस अफसर से अधिकार ही ले लिया गया। उधर दिल्ली विश्वविद्यालय ने उनके फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। फिलहाल दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से अटॉर्नी जनरल तुषार मेहता हैं, वो सहायक सॉलिसिटर जनरल है, माफ कीजिएगा, दलील दी है उन्होंने कि विश्वविद्यालय तीसरे पक्ष की डिग्री का ब्यौरा किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं दे सकता, क्योंकि तीसरे पक्ष को लेकर विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी बनती है। किस कानून के तहत बनती है वही बेहतर समझते होंगे। हाईकोर्ट ने 24 अप्रैल तक की सुनवाई, केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश पर रोक लगा दी है। अब 24 अप्रैल को सुनवाई होगी, जिसने प्रधानमंत्री की डिग्री सार्वजनिक करने का सही माना था आयोग ने। स्मृति ईरानी ने भी दिल्ली विश्वविद्यालय से कहा है कि हमारी डिग्री ना दिखाएं लोगों को, कुल मिलाकर असली है या नकली है भी या नहीं है, इसे लेकर विवाद चलता चला जा रहा है। एक डिग्री को सत्यापित करने में कितना वक्त लग सकता है, वो भी प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री की डिग्री। चंद घंटों में विश्वविद्यालय इस विवाद को समाप्त कर सकता था, लेकिन नहीं कर पा रहा है। फेक वकील कहां बनते हैं? विश्वविद्यालयों में या अदालतों के कैंपस में। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की राज्य इकाइयां क्या इस तरह से डिग्री की जांच कर रही हैं? क्या जो वकील पकड़े जा रहे हैं उन्हें भी तोमर की तरह जेल जाना पड़ रहा है, इस्तीफा देना पड़ रहा है? क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया की क्या जिम्मेदारी बनती है? वैसे जुलाई 2016 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के 3 सदस्यों को भी जेल की सजा हुई। गूगल बताता है कि जिन पर आरोप था कि ये रिश्वत लेकर लॉ कॉलेज को मान्यता दिलाने का वादा कर रहे थे। ये सदस्य छोटे मोटे अधिकारी नहीं थे, बल्कि इनमें से एक एसोसिएट मैनेजिंग ट्रस्टी भी थे और एक बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन भी एक जनाब हैं, वो भी पकड़े गए। प्राइम टाइम में हम 2 असली वकीलों से बात कर रहे हैं, इनकी डिग्री मैंने वेरीफाई नहीं की है। वेद कुमारी जी भी हमारे साथ जुड़ गई, अगर स्काइप ठीक से जुड़ेंगे, अगर स्काइप ठीक चलता रहा तो। विराग गुप्ता हैं वकील, और स्टूडियो में मनन मिश्रा हैं, चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के। मनन जी, ये 2015 में आपने कहीं कहा था कि 30% वकील फर्जी टाइप से हैं, ये अचानक इतना बढ़ कैसे गया? हम तो सदमे में हैं कि इतने सारे सही में हैं क्या? हाँ हैं, ये तो सामने आ रहा है। ये हम लोग को रिपोर्ट मिला, हम लोगों ने कुछ इंटरनल सर्वे भी कराया। हाँ, उसमें रिपोर्ट मिला कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि बिना डिग्री के, या फिर ऐसे भी लोग कि कुछ स्टेट बार काउंसिल के स्टाफ को मिला के किसी दूसरे का सर्टिफिकेट दे के एनरोलमेंट उन लोगों ने करा लिया। फाइलें गायब हो गई बार काउंसिल से, स्टेट बार काउंसिल के ऑफिस से, और वैसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। हमारे बिहार में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली हरियाणा में भी फर्जी डिग्रियां बनती हैं। हमारे बिहार में तो जो मुंगेर वगैरह की बात है, जहां से तोमर साहब की डिग्री कही जाती है कि उन्होंने पाई थी, तो उधर ऐसा है कि आप ऑक्सफोर्ड का भी डिग्री चाहें तो 2-3 दिन का समय दें, पैसा निर्धारित है, वो मिल जाएगा। तो जनरल बात नहीं करते हैं। तो आप कैसे पकड़ते हैं कोई डिग्री फर्जी है कि नहीं है? आप तो लाइसेंस देते हैं वकील को वकालत करने के लिए। हम लाइसेंस देते हैं, तो लाइसेंस देते वक्त आप जांच नहीं करते कि यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि 1961 में जब से बार काउंसिल की स्थापना हुई एडवोकेट्स एक्ट के तहत, उसके बाद से जिस दिन एनरोलमेंट के लिए कोई भी व्यक्ति अप्लाई करता है कि हम वकील बने, उसका लाइसेंस लें, तो स्टेट राज्य बार काउंसिल की जिम्मेवारी बनती है कि वो सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटी से या कंसर्न बोर्ड से करा ले। वो नहीं कराता है। 1961 के बाद अभी तक किसी भी स्टेट नहीं, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जिम्मेवारी नहीं है। हमारे पास स्टेट बार काउंसिल से उसके बाद वो ब्यौरा भेजते हैं कि हमारे यहाँ 1961 से किसी भी बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल ने इसकी जांच नहीं किसी ने जांच नहीं कराई। उन लोगों ने एक प्रावधान किया कि वो जो भी एनरोलमेंट के लिए अप्लाई करता है तो अपने नोटिस बोर्ड पे एक चिपका देते हैं कि सो एंड सो ने अप्लाई किया है। तो आपने बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल के खिलाफ क्या एक्शन लिया? आप ले सकते हैं कानून में। हाँ, तो स्टेट बार काउंसिल के खिलाफ अब तब करेंगे जब हम ये मामला सामने आ जा रहा है। ये कितना कंफर्म बता सकते हैं कि ये डिग्री की फर्जी डिग्री है या बिना डिग्री के? ये कहाँ घूम रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में भी घूम रहे हैं, हर जगह देखिए सामने आ रहा है। जैसे अभी हमने तमिलनाडु में, आसाम में 36 FIR लॉन्च किए हैं हमने तमिलनाडु में। यूनिवर्सिटी से वेरिफिकेशन के बाद वो पाया गया। और वो ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने वेरिफिकेशन फॉर्म जमा किया है। बहुतों ने अभी जमा भी नहीं किया। हाँ, बहुतों ने, मेजोरिटी तो जमा ही नहीं किया। आपके पास इतने संसाधन हैं कि आप 14 लाख वकीलों का वेरिफिकेशन फॉर्म भरवा के देश के और उनकी डिग्री असली जांच कर लें। 6.5 लाख के लगभग आया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। बिना हमको सरकार के या यूनिवर्सिटीज के कोऑपरेशन के ये संभव नहीं है। क्योंकि हम लोग के साथ एक समस्या आई, जो कि वेरिफिकेशन कराना है। वेरिफिकेशन में एक समस्या आ गई कि
कुछ यूनिवर्सिटीज ने मांगा कि हमको 2,000 रुपये चाहिए, 1,650 रुपये चाहिए जांच करने के लिए। जांच करने के तो लिए। आप भी तो मान्यता देने के लिए 5 लाख रुपया मांगते हैं, तो आपसे 2,000 रुपया नहीं लेगा? नहीं, मान्यता देने के लिए एक वकील का आप जब इंस्पेक्शन करने जाते हैं तो 5 लाख रुपया लेते हैं ना? कितना पैसा लेता है? मैं लीगली इंडिया में पढ़ रहा था कि आप लोग भी पैसा लेते हैं वेरिफिकेशन कर। वो तो बार काउंसिल का वो इंस्पेक्शन फी स्टैट्यूटरी फी है ना, तो जब आप फीस लीजिएगा तो वो फी आपसे नहीं लेगा कि डिग्री जांच कराने के लिए आप 2,000 दीजिए, इतना पैसा क्या करते हैं आप? नहीं, पैसा तो हमको सरकार से कुछ मिलता नहीं है, बार काउंसिल को किसी भी जो एनरोलमेंट से पैसा आता है उसी से राज्य बार काउंसिल का खर्चा चलता है, उसी का कुछ परसेंटेज यहाँ आता है। ठीक है, तो वो आपसे पैसा मांग रही है यूनिवर्सिटी, जिसके कारण आप दे नहीं पा रहे हैं, है ना? नहीं दे पा रहे हैं, उतना हेवी अमाउंट हम नहीं दे पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा भी जांच कैसे होगा, ये कैसे जांच होगी? इसीलिए हमने सुप्रीम कोर्ट को मूव किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी किया है यूनिवर्सिटीज को और यूजीसी को, अच्छा, यूनियन ऑफ इंडिया को भी किया है कि कोई ना कोई ऐसा करें कि एक नॉमिनल चार्ज लेके। अब जैसे आरटीआई के तहत हम लोगों ने उस दिन मीटिंग की तो हमने डिसाइड किया कि हमको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाता है, यूनिवर्सिटी को डायरेक्शन होता है जिसका 99% चांस है। ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो आरटीआई के तहत हम लेंगे। ठीक, उसमें विराग हम जानना चाहते हैं जो अभी तक मनन मिश्रा जी ने कहा, हमारे पास वेद कुमारी भी हैं। विराग हम जानना चाहते हैं कि मनन मिश्रा जी एक दिलचस्प बात कह रहे हैं कि इतने साल से 60 के दशक से जो राज्य इकाइयां हैं बार काउंसिल की, उन्होंने डिग्री को कभी वेरीफाई नहीं किया और पता नहीं कितने फर्जी वकील कहीं जज ना बन गए हो, तो मैं तो इसी बात को लेकर डरा हुआ हूं और वो आ गए। तो आपको लगता है कि इसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कोई रोल होना चाहिए जो आपको मनन मिश्र के जवाब से आपको संतुष्टि नहीं मिल रही होगा? तो नहीं, मैं मनन मिश्रा जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं थोड़ा उनसे एक निवेदन करूंगा कि वो स्थिति को स्पष्ट करें। स्थिति स्पष्ट ये नहीं है कि जो टोटल 14 लाख वकील हैं और उसमें जो 6.5 लाख वकीलों का वेरिफिकेशन आया है, तो वो मैं समझता हूं कि बाकी लोग फर्जी नहीं हैं। वो उन्होंने जो एक दिलचस्प बात ये बताई है, जिसको कि एक बड़ा सेंसेशनल तरीके से प्रकट किया जा रहा है कि बाकी जो 5.5 लाख वकील हैं या 7.5 लाख वकील हैं वो फर्जी हैं, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिसिंग लॉयर जो 6.5 लाख हैं वो वकालत के पेशे में है, बाकी लोग अपना वेरिफिकेशन कराने आए नहीं हैं। दोनों में फर्क है। अब यहाँ फर्क क्यों आया है इसको अगर हम समझें कि 14 लाख वकील अपना वोट देते हैं चुनावों में, इलेक्शन में। अब इलेक्शन में वोट देने में दो बातें अगर ये बार काउंसिल कर दे तो मैं समझता हूं कि समस्या ही खत्म हो जाए। पहले नंबर पे सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दिया है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए, कि 1 बार 1 वोट, एक बार में एक ही आदमी वोट देगा। तो अभी क्या होता है कि एक वकील कई जगह रजिस्ट्रेशन करा लेता है, जब वोट देने की बारी आती है तो जो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी लोग होते हैं वो उसका पैसा जमा कर देते हैं, उसके नाम से वोट पड़ जाता है। तो अगर एक बार एक वोट रहेगा तो उसको अगर पूरे देश में नियम लागू कर दिया जाए, नंबर 1। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में एक नियम है कि वही आदमी वोट दे सकता है जिसने मिनिमम एक अपीयरेंस अपनी उसने अदालतों के सामने रखी हो। तो अगर आप उनको वोट देने का अधिकार देने से पहले ये पूछें कि भाई सन 61 के पहले तुम्हारा रजिस्ट्रेशन सही गलत जो भी डिग्री है वो एक अलग बात है, वो चीफ जस्टिस ने अलग बात बोली है। पहले नंबर पे वोट देने का अधिकार उसी को हो जो साल में कुछ निश्चित मुकदमों में कोर्ट में अपीयर करता हो। वो छोटी अधिकार की बात है ना। मैं इस पे आपसे जवाब देना चाहता हूं कि वो जो कह रहे हैं विराग साहब कि जो वो आपके दावे को ही एक तरह से क्वेश्चन कर रहे हैं कि इतने वकील फर्जी नहीं हो सकते हैं। नहीं, तो अगर फर्जी नहीं है तो अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 1.5 साल से ये प्रक्रिया चल रही है, 3 बार एक्सटेंशन दिया गया, सबको खबर है, एक वकील जिसने अपना एनरोलमेंट कराया है सबको खबर है। अगर वो जिंदा है इतना साल लगाएंगे तो इस बीच में जिसकी डिग्री फर्जी हो असली डिग्री ले आएगा कहीं और से जाके टेस्ट वेस्ट दे के। नहीं, तो अब जो उसके एनरोलमेंट फॉर्म में अगर होगा तो अभी वो दूसरी। आप एक बात बताइए, इतना सारा लॉ कॉलेज आप क्यों खोलते हैं? चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में मैं देख रहा था कि कितने लॉ कॉलेजों की यूनिवर्सिटी में भरमार पड़ी हुई है। देखिए रवीश जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए, आपने उठाया लीगल एजुकेशन का ये क्वेश्चन। लॉ कॉलेजेस की संख्या असल में ऐसा होता है कि लॉ कॉलेज खोलने के लिए सबसे पहले स्टेट एनओसी देती है, उसके बाद कंसर्न यूनिवर्सिटी इंस्पेक्शन करके सारा इंफ्रास्ट्रक्चर देख के उसको एफिलिएट करती है। बार काउंसिल का रोल बहुत लिमिटेड है। अब यूनिवर्सिटी का जो एफिलिएशन है, आप मान्यता देते हैं ना, अगर आप मान्यता नहीं देंगे तो नहीं खुलेगी। नहीं देंगे तो नहीं खुलेगी। अब उसमें
कुछ गड़बड़ जरूर हो रहा था पहले, आज से 4 साल 5 साल पहले की बात छोड़ दें। आज की तारीख में हम इंस्पेक्शन टीम में हमने ये प्रावधान किया है कि इंस्पेक्शन टीम जो भी होगी दैट विल बी हेडेड बाय फॉर्मर जज ऑफ द हाई कोर्ट। अब हमारे हाई कोर्ट के जज जाते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, उनके रिपोर्ट पर ठीक है, वो कमिटी हमारी वेद कुमार जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जो अभी बात ये उठ रही है कि आप दावा कर रहे हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं कि इतने प्रतिशत में, लाखों की संख्या में इस देश में फर्जी वकील हैं, ठीक है, आपको लगता है कि इस दावे में दम है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक सक्षम संस्था है एक नियत तय समय में इसकी जांच करके बता देने के लिए? ये तो इन्होंने पहले भी कहा था कि ये बताएंगे, पर इनको 3 महीने बताना था, इतने महीने हो गए अभी तक नहीं बताया है। और हमेशा हर बार फिगर बढ़ती चली जा रही है कि अब इतने लोग फर्जी हैं, अब इतने लोग फर्जी हैं। इतने सालों से इलेक्शन नहीं हुए हैं। कहाँ इलेक्शन नहीं हुए हैं? बार काउंसिल के स्टेट के कई स्टेट में नहीं हुए हैं, इसी वजह से, इस वजह को लेकर के। हाँ, तो अब जो भी बदलाव आ सकता है उस बात को लेकर के कि जो अगर फर्जी लोग हैं क्या वही तो नहीं इलेक्ट होकर के बैठे हुए हैं? अच्छा, ये भी हो सकता है कि जो फर्जी है वो भी इलेक्ट होके बैठे हो सकते हैं। क्या मालूम है, क्योंकि अभी जो बता रहे हैं कि आधे से ज्यादा लोग फर्जी हैं, तो ये तो इनको अब तक तो क्लियर कर देना चाहिए था। वन वे और दी अदर डिसीजन दे देना चाहिए कि जो लोगों ने अपना अगर डिग्री नहीं दी है तो उनको डिक्लेयर कर दें कि ये फर्जी है। आप इसमें जल्दी क्यों नहीं ला रहे हैं? आप देखिए, ये तो और चिंता की बात है कि इन बार काउंसिल, जो स्टेट बार काउंसिल है, वहां पे चुनाव नहीं हो रहे हैं, तो हो सकता है कि बहुत सारे, जैसे वेद कुमारी जी कह रहे हैं कि फर्जी वकील वहां संस्थाओं में भी पहुंच गए हैं, तो ये चेक क्यों कौन करेगा? सिर्फ एक जितेंद्र सिंह तोमर ही पकड़ा जाएगा, उसके बाद आपने कितनों को पकड़ा है? पकड़े तो जा ही रहे हैं, मैंने कहा ना कि 36 उनका आप लिस्ट निकालते हैं अपने वेबसाइट पे? हाँ, वो लिस्ट निकाल रहे हैं। वो लिस्ट कौन से वेबसाइट पर कर रहे हैं? करते हैं आप पब्लिश? स्टेट बार काउंसिल अपनी अपनी करती है। किस जगह पे करती है? उसकी वेबसाइट है स्टेट बार काउंसिल? बार एसोसिएशन को भेज रहे हैं हम। पब्लिश करना एसोसिएशन को करेंगे जब हमारा फाइनल प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा, हाँ, तब उसको पब्लिश करेंगे। अभी तो हम हर एक एसोसिएशन को दे रहे हैं कि आपके एसोसिएशन में। इसमें अरेस्ट कितने होते हैं फर्जी डिग्री वाले, क्या होता है इनके खिलाफ? एक 1.5 महीने के अंदर सब सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट चूंकि डेट निर्धारित करता है, हाँ। और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि यूनिवर्सिटीज को हम डायरेक्शन देंगे, नोटिस हुई है यूनिवर्सिटीज को। जब चीज बताइए, मेरे पास समय कम है, कि ये फर्जी डिग्री किस लेवल पे पकड़ी जाती है? ये यूनिवर्सिटी की तरफ से लेके आते हैं या इनमें से इनके पास डिग्री ही नहीं होती है? दोनों तरह की होती है, दोनों तरह की है। या तो यूनिवर्सिटी से दूसरे एक फेक डिग्री लेके और उसके बेसिस पर एनरोलमेंट करा लिया, और दूसरे ऐसे भी लोग हैं जो कि बिना किसी डिग्री, बिना एनरोलमेंट के, काला कोट लगा के, बैंड लगा के वो वकालत कर रहे हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि इस न्यायपालिका में कोई देखने वाला नहीं है। ये विराग, ये कैसे मुमकिन है कि मैं कई कोर्ट में देख रहा हूं, कभी इन्हीं की लिस्ट है कि यूपी में करीब 3 लाख से अधिक वकील हैं। अब पता नहीं इनमें से कितने असली हैं या नहीं है। बिहार में 1 लाख से ज्यादा वकील हैं, कहीं आंध्र प्रदेश में 95,000 वकील हैं। हजारों वकील आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो ठीक है, उसमें तो नहीं पहचान सकते हैं। लेकिन जब आप वकालतनामा देते हैं तब तो अदालत को मालूम है ना कि ये वकील फर्जी है या ये वकील असली है। वकालतनामा तो रवीश, ये बहुत सीधा सा तरीका है, उसके लिए बार काउंसिल के पास पावर है। 2 काम ये कर दें, सारा फर्जीवाड़ा रुक जाए। अगर मिश्रा जी ये बोल रहे हैं कि 14 लाख में सिर्फ 6.5 लाख वकील ठीक हैं और 7.5 लाख फर्जी हैं, तो उन सारे लोगों के नाम अपनी वेबसाइट में डिस्प्ले कर दें, और उनके नाम जब भी वकालतनामा फाइल हो तो रेड अलर्ट इश्यू हो जाए कि कोर्ट में उनसे देख लें कि ये नाम के वकालतनामा नहीं फाइल हो सकते हैं। जब वकालतनामा नहीं फाइल होंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। जैसे पब्लिक नोटिस इश्यू होती है कि इन लोगों ने इस जमीन का अपना अभी पेमेंट नहीं किया, तो ये अपनी वेबसाइट में डाल दें और अदालतों को इन्फॉर्म कर दें कि इन लोगों के नाम वकालतनामा नहीं फाइल हो सकते हैं।